माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, MICROECONOMICS। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन भी करते चले जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको डिमांड सप्लाई जो पढ़ते हैं हम लोग, वो बेसिक डिमांड सप्लाई पढ़ना रहता है। मार्केट का टाइप पढ़ना रहता है। उसके बाद जो है कि मार्केट में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है उसको पढ़ना रहता है। थ्योरी ऑफ फर्म्स पढ़ना रहता है। मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे काम करता है उसका कॉन्सेप्ट इसमें समझना पड़ता है। मार्केट किसको कहते हैं, बेसिकली जो है कि इसमें इसी चीज को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो पहला चैप्टर है आपको पढ़ने के लिए बेसिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा लिखेंगे बेसिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दो इकोनॉमिक्स होता है, आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO मैक्रो, वो माइक्रो था, ये मैक्रो है, MACRO मैक्रो। एक को सेमिस्ट्री और एक को बीएसटी बोला जाता है, किसको क्या बोला जाता है हमको भी पता नहीं है, लेकिन बोला यही जाता है। बेसिक ऑफ मैक्रो सर एक इकोनॉमिक्स। बार फिर से बोलिए तो नेटवर्क इशू हो हाँ लिख गया। लो, बेसिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यस सर। दूसरा है बेसिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो को सर विष्टि कहते हैं, उसको सर समष्टि कहते हैं। MI को समष्टि। MI को समष्टि। हाँ सर समष्टि। अच्छा, इसको बेष्टि बोला जाता है मैक्रो को। हाँ सर, अभी इसमें गूगल में सर्च कर रहे थे अच्छा हाँ, इसलिए। वही बोला जाता है, हमको पता नहीं। ठीक है, तो देखिए मैक्रो इकोनॉमी में इकोनॉमी को बड़े स्तर पे पढ़ेंगे, तो छोटे स्तर पे हम लोग मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे, डिमांड सप्लाई पढ़ रहे थे। लेकिन जब बड़े स्तर पे आएंगे तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, कि जो जीडीपी है उसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। उसके बाद जो है कि इकोनॉमी के बड़े बड़े प्लेयर हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ये सब चीज जो है कि नेशनल इनकम कैसे निकाला जाएगा, ये मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल हो गया, इनकम हो गया, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी हो गया, जीडीपी एंड वेलफेयर हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया, बेसिक प्राइस हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। ये माइक्रो इकोनॉमिक कुछ आइडेंटिटीज रहते हैं, इसको भी पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को इसमें। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः नेशनल इनकम, जीडीपी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, तीसरा चैप्टर आपका मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, MONETARY मॉनेटरी पॉलिसी। पता है मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? सर यही तो सर सबसे बड़ा पॉलिसी है। ये RBI का जो है इसमें रेगुलेशन होता है, मार्केट को जो है लिक्विडिटी और लिक्विड से कम करने का ये है कि ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, खास करके मनी सप्लाई को, मार्केट में मनी सप्लाई के कंट्रोल करने के लिए, इसको की लिक्विडिटी बोला जाता है। मार्केट में पैसा होता है ना, उसको लिक्विडिटी बोला जाता है। ठीक है, इसको लिख लें, एक सेकंड। आवाज नहीं आ रहा सर। एक सेकंड लाइन पे रहिए, आवाज नहीं आ रहा सर। लाइन पे रहिए। हाँ बोलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? एम यस ऑडिबल? सर। ठीक है, हाँ सर, आ रहा है सर, आ रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी समझ गए। आरबीआई जो रेपो रेट को कम कम घटाता है बढ़ाता है, इसी के अंतर्गत जो है कि हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें पॉलिसी टूल्स पढ़ेंगे तो उसमें जो है कि SLR, CRR, ये सारा चीज इसमें पढ़ा जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर है आपका, चौथा चैप्टर हो जाएगा मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग की व्यवस्था। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें सबसे पहले तुम फंक्शन ऑफ मनी पढ़ेंगे, मनी क्या होता है, कैसे जो है कि डिमोनेटाइजेशन वगैरह किया गया था, लीगल टेंडर क्या होता है, मनी का काम क्या होता है। उसके बाद फिर जो है कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, कैसे जो है कि मनी का डिवॉल्यूशन होता है, इवोल्यूशन होता है, मनी का मूल्य कब घटेगा कब बढ़ेगा, वो पढ़ेंगे। उसके बाद आरबीआई को इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो सेंट्रल बैंक है, वो सबसे बड़ा बैंक है हमारा, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, डिफरेंशियल बैंक है, डेवलपमेंटल बैंक है, वो सारे के सारे जो है कि उसको बैंकिंग सेक्टर को पढ़ा जाएगा। पूरे के पूरे जितने भी बैंक है, पूरे बैंक को इसमें पढ़ा जाएगा। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म आया था, जो नरसिम्हन कमेटी वगैरह की रिपोर्ट है, इसे में पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है,
तो जो भी डिजिटल पेमेंट होता है, एटीएम वगैरह जितना भी आप सुनते हैं, ये सारा का सारा चीज जो है कि मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसको कि मुद्रा और बैंकिंग कहा जाता है। ठीक है, 4 चैप्टर लिख लिए। 5वां चैप्टर लिख लीजिए, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इसका मतलब क्या होता है? महंगाई, मुद्रास्फीति इसको बोला जाता है। ठीक है, तो महंगाई बढ़ने से क्या होता है, इसमें क्या पढ़ेंगे इन्फ्लेशन में, कि कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, किस किस तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, उसके बाद की कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन का, कैसे इसको जो है कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिकमेंडेशन है, जो है उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई है। इन्फ्लेशन को लिए बोला गया है ना कि क्या कहते हैं, 4% ±2 के मतलब कि फॉर्मेट में इन्फ्लेशन को रखना है। मतलब कि महंगाई कितनी होनी चाहिए, 2 से लेके 6% के बीच में होनी चाहिए, इससे ज्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए। ये उर्जित पटेल कमेटी का रिकमेंडेशन है, इसी में पढ़ना है। ठीक है, तो क्या मतलब रिलेशन है फिस्कल पॉलिसी के बीच में और इन्फ्लेशन के बीच में, मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में और इन्फ्लेशन के बीच में। महंगाई, जैसे कि आरबीआई मान लो कि रेपो रेट कम कर देगा, रेपो रेट कम कर देगा तो बैंक का जो है कि पैसा मार्केट में आएगा, मार्केट में पैसा आएगा तो अगर उस हिसाब से सामान मार्केट में नहीं आया तो उसका दाम बढ़ जाएगा, तो उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो अब किस तरीके से फिर आरबीआई उसको कंट्रोल करती है। कई बार सरकार भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए नॉर्म्स लाते हैं। ठीक है, तो अगर आरबीआई अपने तरफ से पॉलिसी बनाएगी तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, अगर सरकार अपने तरफ से पॉलिसी बनाएगा तो उसको फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ना है आपको, 5वां चैप्टर है। 6ठा चैप्टर लिख लीजिए, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत जो मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट लिखेंगे, लिख ली। फाइनेंशियल मार्केट बताइए इसमें क्या क्या पढ़िएगा। शेयर इक्विटीज ये सब सारा चीज। और शेयर इक्विटीज हो गया, फिर ईडा, फिर आपका एलआईसी वगैरह जितने भी हैं, फिर ये और इलाहाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, ये सारा स्टॉक एक्सचेंज वगैरह इसी के अंतर्गत पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया फाइनेंशियल मार्केट। अगला पॉलिसी लिखेंगे, ये बहुत बड़ा सेक्शन है पढ़ने के लिए आपको, फिस्कल पॉलिसी इसको बोला जाता है, FISCAL, फिस्कल पॉलिसी। बताइए इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। योजनाएं होती हैं, खास करके जो मार्केट को जो है बूस्ट अप करने के लिए, जितने भी जैसे आत्मनिर्भर भारत, जितनी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, सबसे पहले पब्लिक तो स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट का बजट पढ़ा जाएगा इसमें, बहुत बड़ा सेक्शन है, हाँ सर। ये बहुत बड़ा हाँ, चैप्टर है। पब्लिक पब्लिक हाँ जो सर। गवर्नमेंट बजटिंग होती है उसको पढ़ना होता है। उसके बाद जितने भी यस रिसिप्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, सर। कैपिटल रिसिप्ट, उनको पढ़ना रहेगा। उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि सरप्लस जितना भी होता है, उसके बाद डेफिसिट हो सकता है, जैसे प्राइमरी डेफिसिट, डेफिसिट जो भी डेफिसिट होता है उसको पढ़ना होगा। इसी के अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम है, पूरा डिटेल में टैक्सेशन सिस्टम पढ़ना होगा, इसी के अंदर जीएसटी भी पढ़ना होगा, जीएसटी काउंसिल भी पढ़ना होगा। उसके बाद टैक्स एविडेंस एग्रीमेंट वगैरह हुआ है, डबल टैक्स एविडेंस एग्रीमेंट हुआ है, ये जो आप बता रहे थे वो भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि आपका टैक्स बैलेंस क्या होता है, इनकम टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, जितना चीज आप जानते हैं। उसके बाद जितना भी सरकार का योजना है, इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है आपको, जितना भी फंड ट्रांसफर वगैरह होता है, यानी कि गवर्नमेंट बजट बनाती है। उसके बाद फिर जो है कि आपका टैक्सेशन का पूरा सिस्टम क्या है, कैसे टैक्सेशन पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स काम कर रहा है, इसके अंतर्गत पढ़ना है आपको। उसके बाद गवर्नमेंट का बोरोइंग होता है, जो गवर्नमेंट उधारी में पैसे लेते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है। ठीक है, और गवर्नमेंट की जितनी महत्वपूर्ण योजना है उसको भी इसी के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये फिस्कल पॉलिसी वाला जो चैप्टर है, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद अगला आसान चैप्टर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर में क्या पढ़ना नहीं पढ़ना। उसके बाद अगला चैप्टर है सर्विस सेक्टर इन इंडिया, जो भारत का टर्सरी सेक्टर है, ये बड़ा सेक्टर है। उसके बाद है एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। सर्विस सेक्टर के अंदर जो भी है, इंश्योरेंस सेक्टर हो, टूरिज्म हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस हो। आपको पता है नया टेलीकॉम एक्ट लागू हो गया, भारतीय तार और डाक अधिनियम जो है कि बंद हो गया है, कल से 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगा टेलीकॉम यस सर। एक्ट। ये फरवरी के आसपास हम पढ़ाए थे, नया टेलीकॉम अधिनियम ये लागू होने वाला है। आपको कॉल जब करेगा कोई ना, तब उसका नंबर दिखेगा, आपको नंबर के साथ साथ नाम भी दिखेगा कि किसके नाम से सिम रजिस्टर्ड है। ये ये बहुत ये 1 जुलाई से ये नहीं, दिखने ट्रू वाला है।
ये ट्रू कलर ये पहले कंपनी फैसिलिटी ये कर तो देती फर्जी थी, था ना। अब ये भारत सरकार, वो अब भारत सरकार देगी, इसमें टोटल डिटेल्स दिखेगा उस टोटल व्यक्ति डिटेल का। दिखेगा। तो इसी में इसी के सेक्टर में पढ़ना है, सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया। ठीक जी है। जी एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया में क्या पढ़ना है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ से कितना निर्यात हुआ बीओपी। और वहां से कितना आयात हुआ। ठीक है। तो ये यस सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना है। इसी में ट्रेड एग्रीमेंट जो हम लोग करते हैं अलग अलग देशों के साथ, इसी एक्सटर्नल सेक्टर के अंतर्गत पढ़ना है। टर्म वो नेक्स्ट क्या कहते हैं, WTO से रिलेटेड जितने भी समझौते होते हैं वही एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर पढ़ना है। उसका फॉरेन करेंसी जो हमारे यहाँ आती है उसका जो बोरिंग हम लोग करते हैं वो भी हमको एक्सटर्नल सेक्टर के अंतर्गत ही पढ़ना है। ठीक है। तो सर्विस सेक्टर लिख लिया आपने, एक्सटर्नल सेक्टर लिख लिया। उसका एक अगला चैप्टर है, लिख लें कि आपका इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। क्या पढ़ेंगे इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत? इंडस्ट्री लॉस, कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितने क्या क्या सबसे पहले तो टाइप ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। जितने भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री हैं। ठीक है। उसके बाद जो MSME है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, हम लोगों ने पढ़ाया था अभी इससे कुछ दिन पहले ही, इसके बारे में कुछ जाने हैं। जो मेंस की दृष्टि से पढ़े वो चीजें अलग है, जो पीटी की दृष्टि से पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स उसमें बहुत सारा टर्म पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और वो इतना स्मूथ नहीं है। एक्चुअली इकोनॉमिक्स एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, वो तो आपको बहुत ही इजी वे में करके पढ़ाया गया ताकि आपको चीजें समझ में आ गई है। ठीक है। तो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वही MSME सेक्टर को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसको फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पढ़ेंगे, फाइनेंशियल क्या कहते हैं पॉलिसीज इसी में पढ़ा जाएगा। उसके बाद फिर जो है कि लेबर लॉज जो होते हैं वो भी इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्या क्या काम चल रहा है, कौन कौन सी योजना है, भारतमाला प्रोजेक्ट वगैरह जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंडस्ट्री में भी सर दर्जा दिया जाता है, लेवल 1 बिल्कुल लेवल 2 इस तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल इसी इसी सर जब महारत्ना कंपनी, नवरत्ना महारत्न कंपनी, नवरत्न मिनी ऐसे रत्न सबका दर्जा रहता है ना। वो तो है ही है, मतलब हाँ। दर्जा लेवल 1 का इस तरीके से, जैसे बिहार में खनन को, बालू खनन है उसको लेवल 1 का दर्जा दिया गया है। हम्म हाँ तो वो ऐसा दिया कुछ। जाता है। सही इंडस्ट्री को हम्म, उस तरीके से दर्जा दिया जाता है। वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत ही सारे इंडस्ट्री को डिफाइन करके उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा। उसके उसको आश्चर्य की उसके बात है अलग अलग पैरामीटर्स बनते हैं। ठीक है। जी जी सर। सर हम लोग उसको पहचान भी सकते हैं। इस बार रांची में जब सब गए थे तो वहां पर हमने देखा था सर कि वहाँ मिनी रत्ना कंपनी है, तो उसके जगह में स्टार कैसे लिखा हुआ है, और जो महारत्ना कंपनी है तो उसका जो है कैसे लिखा हुआ, देख के ही पहचान में आया था। वो उसका जो किसी लोगो ही होता उसी में दिया हुआ था, सारे कंपनी दिया हुआ बनाता है। रहता ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर जो पढ़ना है आपको, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी। है। और वही आज जो हम लोग पढ़ रहे थे, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद अगला चैप्टर है पॉवर्टी एंड सर, अनएम्प्लॉयमेंट। नाम रिपीट हाँ करिएगा। लिखें, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मानव विकास और धारणीय विकास। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मानव विकास और धारणीय विकास जिसको बोलते हैं हम लोग। एक बड़ा चैप्टर इसमें पढ़ने के लिए है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड और क्या बोले सर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो वैश्विक स्तर के फाइनेंशियल वित्तीय संस्थाएं हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? वर्ल्ड बैंक आ जाएगा। वर्ल्ड बैंक। उसके बाद फिर आपका ये जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आ जाएगा। जी ब्रिक्स बैंक्स। ब्रिक्स बैंक का जो भी है वो भी आ जाएगा आपका। उसके बाद जो भी इंस्टीट्यूशन भी हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। WTO वगैरह जो है वो भी पढ़ना है। यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है उसको भी पढ़ना है आपको। फाइनेंशियल सस्टेनेबल बोर्ड है उसको भी पढ़ना है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है उसको भी पढ़ना है। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे फाइनेंशियल संस्थान है उसको पढ़ना है इसमें। एक छोटा सा चैप्टर बचता है इंडिया इकोनॉमी LPG एरा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को बोलते हैं हम लोग, जो 4 जुलाई 1991 से लागू है हमारे यहाँ पे। शायद 4 जुलाई ही है डेट है उसका।
न्यू इकोनॉमी पॉलिसी NEP। तो चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी, डैश देके लिखिएगा LPG एरा। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडियन इकोनॉमी LPG एरा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, इतना ही मेरा पढ़ना। 15 ही हुआ, क्या बोल रहे हैं? 15 ही हुआ चैप्टर मेरा। 15 ही हुआ, 16 पढ़ना था। सबको कौन सा? हाँ 16 लिखा हाँ, है। एक लिख लीजिए। हाँ, एक चैप्टर और भी है, 16 चैप्टर है टोटल। इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1947 एंड 1991। इंडियन इकोनॉमी 1947 से 1991। अब इसमें आपको बता देते हैं कि कौन सा चैप्टर पीटी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे चैप्टर को पीटी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। सर इंडियन इकोनॉमी 90 1947 से लेकर 1991 तक। LPG तक। हाँ, LPG तक, और LPG के बाद की इकोनॉमी को अलग से पढ़ते हैं हम लोग। सर योजना आयोग ये सब वो हाँ, नहीं, तो जब पुराने 1947 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो योजना आयोग को सब कमीशन समेटेंगे। सब नहीं जी, देखो बताते हैं, ओके सर। जो चैप्टर मनी, बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमी को समझने की दृष्टि से भी और पीटी की दृष्टि से भी, चाहे वो यूपीएससी का पीटी हो या बीपीएससी का पीटी हो। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है आपका। दूसरा जो बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो जो हम लोगों ने लिखा है फिजिकल पॉलिसी, जो सरकार की बजट वाली चैप्टर था हम लोगों का। वो चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो फिजिकल पॉलिसी वाला चैप्टर। पीटी की दृष्टि से बहुत सारे सवाल उससे पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, मनी, बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो चैप्टर था। और उसके बाद जो है कि ये फिजिकल पॉलिसी वाला चैप्टर था। उसके बाद जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर जो हम लोगों ने लास्ट में लिखा था, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पीटी की दृष्टि से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सवाल इससे पूछा जाता है। उसके बाद जो चैप्टर है आपका इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल मार्केट, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फाइनेंशियल मार्केट से कई सारे सवाल आ जाते हैं और खास करके महंगाई से भी, इन्फ्लेशन से भी बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। और कुछ सर स्कीम से। हाँ, आ रहे हैं उस पर भी, ठीक है। उसके बाद जो है कि ये मैक्रो इकोनॉमी से बेसिक कॉन्सेप्ट कई बार पूछ लिए जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद जो है कि आपका पंचवर्षीय योजना हो गया, स्कीम हो गया और बजट। बजट इंडिया का भी, बजट बिहार सरकार का भी, स्कीम इंडिया का भी, स्कीम बिहार सरकार का भी। पंचवर्षीय योजना इंडिया की दृष्टि से भी, पंचवर्षीय योजना बिहार की दृष्टि से भी। ये पीटी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इसको जो है कि पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 20 से 22 सवाल फिर इस बार आपको इस पीटी में दिखने वाला है। तो इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। ये सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिए अगले 40 से 50 दिन के अंतर्गत, तब तो जाकर के बीपीएससी के पीटी में बेड़ा पार लगने वाला है। ताकि सर सिर्फ एक स्कीम का थोड़ा सा पीडीएफ मिल जाएगा तो थोड़ा हाँ, तो आराम भेज हो। तो दिए थे, फिर से भिजवा देंगे। जो स्कीम का पीडीएफ अच्छा भिजवा दिए थे, फिर से भिजवा देंगे उसको। सर हाँ सर एक हाँ बोलो। सर एक रिक्वेस्ट होगा। इस बीच में सर मेरी जो क्लासेस छूट गई है सर, उसका नोट्स अगर प्रोवाइड हो जाए तो सर अच्छा, बेहतर रहेगा कि कोई लिखे हैं तो नोट्स कृपया इनको ग्रुप में डाल दीजिए, मिल जाएगा इनको, कोई भेज कि देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कहते हैं मेंस वाले सेक्शन में बहुत सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया है और आपको इसका सिलेबस भी लिखा दिया है, ठीक है। तो क्या